हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर 100+ अकेडमी चैनल एंड मैं आपकी खुशी मैम आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो बिल्कुल रेडी हो आप लोग इस सॉल्यूशन को देखने के लिए। मेक श्योर जो भी आप लोगों ने गलतियाँ की हैं उस गलतियों को इम्प्रूव करो। कैसे करना है इम्प्रूव, कैसे डिटेल में आंसर्स लिखने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आपके पास आपकी पेन और नोटबुक ज़रूर हो। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फिजिक्स का सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया था टेस्ट में दैट वाज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस। तो बच्चे जो वाइब्रेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट? लाइट नहीं मैम, लाइट तो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मैम, करंट नो। सो द करेक्ट आंसर इज साउंड, राइट। जो भी आपके वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। आपको ये भी पता होगा कि वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोपोगेट होता है, राइट बच्चों। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड। तो ये तो पता है ना कि भाई साउंड चैप्टर ही हमारा टेस्ट में आया था, राइट। तो साउंड चैप्टर के ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, साउंड प्रोपोगेट्स फास्टर इन स्टील देन एयर। बिल्कुल भाई, क्योंकि हमें पता है कि साउंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ ट्रैवल करता है? तो मैम वो ट्रैवल करता है हमारा सॉलिड में। हाँ जी, तो यहाँ पे स्टील में तो सबसे ज्यादा प्रोपोगेट करेगा ही फास्टर। हाँ जी मैम, बिल्कुल करेगा। साउंड्स आर प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशंस। बिल्कुल मैम, अभी अभी आपने बताया कि साउंड तो वैसे भी वाइब्रेशन के हेल्प के थ्रू ही होता है। थर्ड देख लेते हैं बच्चों, साउंड प्रोपोगेट्स फास्टर देन लाइट। बिल्कुल नहीं, लाइट तो बहुत ज्यादा। कितना मैम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। ये किसकी स्पीड होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो वो तो ऑब्वियसली मैम बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसकी तो 343 मीटर पर सेकेंड ही होती है साउंड की, और ये तो बहुत बड़ी वैल्यू। तो ये तो बिल्कुल ही हमारा गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं बच्चों, साउंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैम साउंड को तो मीडियम चाहिए ही होता है। साउंड को लिक्विड, गैस या फिर सॉलिड। मैम साउंड को तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। तो इसमें से देख लो भाई कौन सा सही है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट्स। 3 and 4 नो, 1 and 3 नो, 1 and 2। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों हियर 1 and 2। 1 and 2, 2 and 4 ये भी गलत। ठीक है भाई, देख लिया आप लोगों ने कितने इजी से एमसीक्यूज थे। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी इन। तो बच्चे पूछ रखा है मैक्सिमम स्पीड, मतलब कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? अभी अभी मैम आपने बताया था वो तो होता है सॉलिड में। हाँ जी बच्चे, सॉलिड में होता है। तो ड्राई एयर नहीं मैम, वो तो गैस होता है। ठीक है, सी वाटर मैम लिक्विड, ह्यूमन ब्लड मैम लिक्विड, ग्राउंड ग्लास, ग्लास इज योर सॉलिड। एंड आपको पता है बच्चों कि सॉलिड में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी टाइटली बाउंड होते हैं, है ना, टाइटली बाउंड होते हैं। तो टाइटली बाउंड होंगे, स्पेस नहीं होगी बिटवीन द पार्टिकल्स, तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे, राइट। वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? तो फिर मैम साउंड में मैक्सिमम ट्रैवल करेगा। एग्जांपल, एयर में से हाथ मारो, साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं। बट अब क्लैप करो, अब सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि आपने सॉलिड, ये सॉलिड ही है ना, मेरे हाथ सॉलिड ही है ना, तो इसमें मैक्सिमम स्पीड ट्रैवल करी, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड। मतलब इन चारों में से कौन सा है जो कि साउंड को ट्रांसमिट ही नहीं करेगा? इसका मतलब साउंड ट्रैवल करेगा ही नहीं। अब देखते हैं, वाटर मैम लिक्विड है तो बिल्कुल करेगा, तो ये तो गलती हो गया ना, कैन नॉट पूछा था। वैक्यूम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में तो मैम देयर आर नो मॉलिक्यूल्स, राइट, देयर आर नो मैटर, वो तो वॉइड वाली हमारी प्लेस होती है, तो वैक्यूम में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। बट एल्यूमिनियम में सॉलिड हो सकता था मैम, ऑक्सीजन गैस में भी हो सकता था। सो द करेक्ट आंसर इज वैक्यूम। ऑलवेज रिमेंबर, साउंड कैन नॉट
ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि वहां पे तो मैम कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो वाइब्रेट नहीं करेंगे, ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगी हमारी एनर्जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस ओनली, नो, solids only, no, liquids only, no, solid, liquids and gases. The correct answer for question number 5 is option D, solid, liquids and gases. ठीक है भाई। Now question number 6 देख लेते हैं। What brings the sound of a ringing telephone bell to our ears? ऐसा क्या होता है कि जब टेलीफोन की रिंग बजी, हमारे फोन की रिंग बजी और हमारे पास आ गया कि हाँ हाँ फोन आया, कॉल आया किसी का, राइट। तो ये कैसे पता चलता है? Now, ear acts as a medium for sound to travel, and it brings sound of a ringing telephone bell to our ears, हमें बच्चों पता है ना कि एयर, सॉलिड, राइट, गैस, सॉलिड या लिक्विड, तीनों में से कुछ ना कुछ तो चाहिए। जब एयर बेल के साउंड मुझे यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब ये जो है ये कौन सा मीडियम है बच्चों? ये हमारा एयर मीडियम, राइट। ये एयर मीडियम है तो एयर ही एक्ट कर रहा है एज ए मीडियम, राइट। उस बेल से, वो जो हमारे टेलीफोन की बेल बज रही है, उसकी रिंगिंग साउंड मेरे ईयर्स में पहुंचने के लिए एयर इज एक्टिंग एज अ मीडियम। सो एयर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल एंड इट ब्रिंग्स साउंड ऑफ अ रिंगिंग टेलीफोन बेल टू आवर ईयर्स। बात समझ आ गई अच्छे तरीके से? यही पूछा गया था आपको। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो बच्चों कि साउंड, यहां पे साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है। Sound propagates in air through, किसकी वजह से बच्चों? क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन था ये। So sound propagates in air through the vibrations of, किसका वाइब्रेशन? Of air molecules and help in transferring energy from one particle to another, right? तो इस तरीके से आपका 2 मार्कर क्वेश्चन था और इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो बहुत इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप ये लिख देंगे कि हाँ एयर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर साउंड एंड डैश डैश डैश, तो शायद आपको पूरे मार्क्स ना मिले। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ये भी तो बताना है कि अगर आपने लिख दिया कि हाँ एयर एक्ट कर रहा है तो भाई कैसे एक्ट कर रहा है, बिकॉज इट्स 2 मार्कर क्वेश्चन। यू ऑल्सो हैव टू राइट द रीजन फॉर दैट कि अगर आप लोगों ने बोला है कि एयर ही मैम कर रहा है, ये भी हमें पता है, हमने आंसर लिख दिया, बट यू विल बी नॉट हैविंग योर 2 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैम को ये भी बताना है 2 मार्क्स में कि आपका रीजन क्या है। तो मैम रीजन था कि साउंड प्रोपोगेट्स इन एयर थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड हेल्प इन ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो ये जब आप पूरा पॉइंट लिख लेंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे बच्चों। अब हमारा था लास्ट क्वेश्चन 3 मार्कर का टेस्ट में, जो कि था why sound cannot travel through vacuum or through outer space। ये तो बहुत इजी हो गया, राइट मैम। साउंड, इसको कैसे लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। साउंड ऑलवेज नीड मीडियम टू ट्रैवल। द मीडियम कैन बी solid, liquid
एंड गैस, राइट। पहला पॉइंट आप लोगों ने लिख दिया कि भाई देखो भाई साउंड को तो हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है, इट कैन बी योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि ये 3 मार्कर क्वेश्चन था, तो और क्या लिख सकते हो कि आउटर स्पेस में ऐसा क्या नहीं होता जिसकी वजह से आपका साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। सो वी कैन राइट दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड by the vibration, right, by the vibration of particles, कहाँ पे, of particles in medium, and in outer space या फिर and in vacuum there is no molecules that can vibrate and can transfer energy, right? कुछ तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है जो कि ट्रांसफर कर सके एनर्जी वाइब्रेट करके। बिकॉज of this sound cannot travel in vacuum। बात समझ आ गई? हमने क्या लिखा भाई, साउंड ऑलवेज नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, द मीडियम कैन बी योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Sound is produced by the vibration of particles in medium, and in vacuum there is no molecules that can vibrate and can transfer energy. Because of this, sound cannot travel in vacuum. या फिर hence we can also write therefore sound cannot travel in vacuum। तो इस तरीके से आप आंसर्स लिखेंगे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं टेस्ट में, बच्चे लिख देते हैं कि हाँ भाई आउटर स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं होते तो वाइब्रेट नहीं होगा, हो गया खत्म। बस थोड़ा सा बच्चों लिखना सीखो कि गिव रीजन में किस तरीके से हमने अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कितने अच्छे तरीके से हमने आप आंसर को प्रेजेंट करा कि हाँ पहले हमने लिखा कि देखो भाई साउंड को तो मीडियम चाहिए होता है, कौन कौन से मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लेन करा कि देखो भाई वैक्यूम में कौन सी कंडीशन होती है और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से साउंड हमें सुनाई देता है बट वैक्यूम में क्यों नहीं सुनाई देता। सो यू ऑलवेज नीड ए प्रेजेंटेशन टू कंप्लीट योर आंसर, एंड इफ यू विल नॉट राइट योर आंसर्स इन गुड मैनर यू विल बी नॉट हैविंग योर फुल मार्क्स। सो फॉर गेटिंग फुल मार्क्स यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स परफेक्टली। ठीक है बच्चों, तो हमारा टेस्ट पेपर हो गया बच्चों खत्म। मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ देना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे टर्म 2 का जो बैच है वो ऑन गोइंग है। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर्स, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग, थ्योरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसके बाद माइंड मैप्स और इससे रिलेटेड बहुत ही सारी चीज़ें आपको मिलेगी कि आपको इस स्कूल में अपने एकेडमिक्स में कितने अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है। सारे के सारे टेस्ट होंगे, हर संडे टेस्ट होते हैं। तो अगर आप भी इस टर्म 2 के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इस पे कांटेक्ट करके आप आ जाइए और हम साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर यू कंप्लीट योर टेस्ट पेपर अगेन एंड विथ सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करना है। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, जो हमारा ये क्रैश कोर्स क्लास 10th बोर्ड के लिए भी है, तो अगर कोई बोर्ड के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ऑन गोइंग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स और बहुत ही कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। तो किसका वेट कर रहे हैं? चलो भाई जल्दी से आ जाओ और साथ साथ मिलकर पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री सेक्शन।
तो पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री में बेटा, पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलाइट इज। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। बेटा किसका फ्लो कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा बेटा लिक्विड्स में? तो बेटा लिक्विड्स में उसके पास क्या होने चाहिए? आयंस। क्या होने चाहिए? फ्री आयंस। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, उसको क्या बोलेंगे? एन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है कि एन इलेक्ट्रोलाइट्स, बट अब सुनना ऑप्शन चेंज हो गया। अ मेटल सॉल्यूशन, अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। तो बेटा देखो यहाँ मैंने जानबूझ के क्वेश्चन फिर से क्यों दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बहुत से बच्चे इलेक्ट्रोलाइट्स में मेटल टिक कर देंगे। तो बेटा फोकस करना है कि यहाँ पे मेटल नहीं हो सकता, वापस से क्या होगा? अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, और उसमें क्या हो जाएगा? फ्री आयंस चाहिए हमको। और क्या चाहिए? फ्री आयंस के लिए हमें किसी सॉल्यूशन को चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज करंट? तो बेटा व्हाट इज करंट, अगर मैं बात करूं फिजिक्स में करंट क्या होगा, तो बेटा हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन बात करूं अगर मैं केमिस्ट्री में, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? फ्री आयंस या फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि मैंने चैप्टर में कौन से क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे केमिकल इफेक्ट में, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉपर। बेटा कॉपर क्या है? एक मेटल है, और मेटल क्या होता है? मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेटा वो क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो। तो बेटा ये क्या हो जाता है? अ गुड कंडक्टर इज कॉपर मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर MCQ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर? बेटा ब्रिक तो हो नहीं सकता, फ्री आयंस है नहीं। ठीक है, स्टील आयंस आ जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक हो नहीं सकता, और कॉटन हो नहीं सकता। बेटा इसके लिए क्या चाहिए आपको? आयंस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेंट। तो बेटा नो, ऑल लिक्विड्स कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा? इसके लिए कंडीशन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सर कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होने चाहिए फ्री आयंस। तो आंसर इसका क्या हम लोग लिखेंगे? नो, ऑल लिक्विड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जिनमें फ्री आयंस नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा पाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन। बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब सर होते हैं प्रेजेंट फ्री आयंस। उसमें क्या होना चाहिए? फ्री आयंस। और उसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं फ्री आयंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं फ्री आयंस बेटा। दूसरी बात क्या है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्लो होता है आयंस का। ठीक है, तो देन वो क्या कर सकते हैं? इनमें इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। ठीक है, पासेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बट इसमें क्या होता है? आयंस होते नहीं है, एब्सेंट आयंस होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब क्या हो जाएगा? जब आयंस अपसेट हो जाएगा तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें डज नॉट पासेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेटा जितने भी अभी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल क्या है सर? जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयंस है यहाँ पे आ गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन NaCl, जहां में फ्री आयंस आ जाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। और बेटा शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, ये सारे जितने ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये जितने सॉल्यूशंस होंगे जहां पे आयंस नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों, नाउ दिस इज टर्न फॉर योर बायोलॉजी टेस्ट पेपर। सो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज ट्रीज हेल्प्स टू डैश ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? प्रमोट एंड प्रिवेंट। सो यू नो वेरी वेल, जैसे अगर आपके पास डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ट्रीज आपके क्या कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, ना कि प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रिवेंट। ठीक है, तो ट्रीज हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन इज अ कॉज ऑफ डैश पोल्यूशन। ठीक है, देखो पोल्यूशन यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चंस में खेला गया था। ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स का आंसर गलत था, वैसे बाकी स्टूडेंट्स का आंसर सही था, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन आपकी मेनली सॉइल, वाटर एंड एयर, जितने भी टाइप के पोल्यूशन है वो कॉज करते हैं। ठीक है, मेनली नॉइज पोल्यूशन आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बट सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल होता है डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, cutting down of trees on a large scale is known as
ओके, आपने क्या किया है कि जो ट्रीज हैं उनको लार्ज स्केल पे आप उनकी कटिंग कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टर्म को आप क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन, ठीक है। अफॉरेस्टेशन मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वापस से जो फॉरेस्ट है उसको ग्रो करा रहे हो, ठीक है। कटिंग नहीं कर रहे हो, आप वापस प्लांटिंग कर रहे हो, उस टर्म को आप क्या बोलते हो? अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आपके पास टर्म है डिफॉरेस्टेशन। यस, डी मीन्स टू रिमूव। आप क्या कर रहे हो? कटिंग कर रहे हो ट्रीज की, तो आपके लिए जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन होगा इस आंसर का इज योर डिफॉरेस्टेशन। एंड वन महोत्सव इज सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इसमें ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ओके, सो देखो आपके पास यहाँ ऑप्शन है होम एंड हैबिटेट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि होम या हैबिटेट में से कौन सा आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, नेसेसरी और असेंशियल फंक्शन, उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया आपका क्या हो सकता है? होम हो सकता है, ठीक है। आप कंप्लीट नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? हैबिटेट। हैबिटेट एंड हैबिट, इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हैबिट आपकी क्या है? नेचुरल वे ऑफ लिविंग, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं कि किस टाइप का आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हो, वो सब उसमें क्या है? हैबिट है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ आप परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट, ठीक है। रिजर्वेयर आपका क्या होता है? जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर कोई स्टोरेज होती है, ठीक है। रिजोर्ट, यस, रिजोर्ट तो वही होते हैं ना जहाँ पे आप चिल करने जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन या कुछ भी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मेनली हैबिटेट, ठीक है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो आपका क्या है? हैबिटेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a consequence of deforestation? हमने क्लास में पढ़े थे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज की डिफोरेस्टेशन होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इन सोइल इरोजन। पहली बात तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? नोट अ कॉन्सिक्वेंस, यानी यहाँ जो ऑप्शन गलत है वही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो सॉइल इरोजन तो आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। वैसे ये स्टेटमेंट सही है बट हमें ऑप्शन क्या ढूंढना है? नोट वाला। सेकंड आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर। यस, ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है बट आंसर के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। डिक्रीज इन रेनफॉल, यस, डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो आपकी जो वाटर साइकिल है वो भी क्या हो गई है? इम्बैलेंस हो गई है, तो वो भी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये ऑप्शन वैसे करेक्ट है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है? डिक्रीज इन फ्लड्स। नो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपके जो आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। और अगर वो मेल्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब भी वो मेल्ट हुए, और वो वाटर आपका कहाँ आ रहा है? सी लेवल में। तो जो सी लेवल का जो वाटर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से आपकी क्या हो रही है? फ्लड्स इंक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ये डिक्रीज वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, और यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी, व्हाई? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका आई गेस 3 मार्क्स में था। तो जब भी आपसे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें पॉइंट्स पहले मेंशन करेंगे, ठीक है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है कि फॉरेस्ट हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पहले आप सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करने वाले कि फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है। तो फॉरेस्ट हेल्प्स इन फॉलोइंग, ठीक है, इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इससे पहले आप ये लिखेंगे फॉरेस्ट हेल्प्स इन फॉलोइंग थिंग्स। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर होगा
जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, इस पॉइंट में आप क्या मेंशन करने वाले हैं, फॉरेस्ट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, okay, and balance the environment. Got it? जो फॉरेस्ट है वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग से क्या करा रहे हैं, प्रिवेंशन करा रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली डिप्लीटिंग ग्लोबल वार्मिंग। गॉट इट? चलिए इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, हैबिटेट, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जितने भी आपके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में, सॉरी प्लांट्स तो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जितने भी आपके जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी आपका कौन प्रोवाइड करा रहा है, मेनली फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए इसके आगे हम एक और पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, फूड। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स food to humans and other animals. क्लियर? ठीक है। फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है? क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी वाइल्ड लाइफ को। थर्ड आप क्या पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड हमारे लिए भी और जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे आप, नेचुरल डिजास्टर्स। फिर इसमें लिखेंगे फॉरेस्ट हेल्प्स अस टू protect from different natural disasters such as flood, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है आपके पास तो सबसे पहले जो नेचुरल कैलेमिटी आती है वो मेनली आपकी क्या आती है, फ्लड, ठीक है। क्योंकि वहाँ वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो सोइल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, मेडिसिन, ठीक है। जो फॉरेस्ट हैं आपको वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ आपके जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फॉरेस्ट हेल्प्स इन providing several ingredients for different medicines. Got it? ठीक है। 3 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन था, तो आप ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करें, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके क्या हैं, फूड, फॉरेस्ट आपको फूड प्रोवाइड कराते हैं, नेचुरल डिजास्टर से आपकी प्रिवेंशन कराते हैं, और मेडिसिन, ठीक है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो फॉरेस्ट हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर रहे हैं, और जो आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको
नेचुरल एक हैबिटेट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको ऐसे मेंशन करना है और आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है डिफोरेस्टेशन का रिलेशन विद फ्लडिंग, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ वैसे ही मोल्ड करेंगे। ऑल्दो आपके जो कुछ आपके जो आंसर्स हैं ना वो मैच कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में भी सेम ही तो लिखना है, बट नहीं, आपको देखना है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। डिफोरेस्टेशन आपका सोइल जो इरोजन है, ठीक है, उससे रिलेट करेंगे हम, जिससे फिर रिवर्स की जो फ्लडिंग है वहाँ हम अल्टीमेटली आंसर को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आप इसमें अप्रोच क्या लेकर चलेंगे, देखो पहले हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। रिड्यूस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके जो प्लांट्स हैं, अगर वो प्लांट्स नहीं है तो वहाँ जो रूट है, अब वो रूट भी नहीं है तो वहाँ जो वाटर है, ठीक है, उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी थी वो किसके पास थी, रूट्स के पास। अब वो नहीं है तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन roots cannot absorb water, ठीक है, and the soil become loose, ठीक है। आपकी जो सोइल है वो क्या हो गई, काफ़ी लूज हो गई है। लूज सोइल इज अनेबल टू होल्ड वाटर एफिशिएंटली, ठीक है। अब वहाँ रूट्स नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। और जो आपकी जो सोइल है वो क्या हो गई है, काफ़ी लूज हो गई है, ठीक है। और जो लूज सोइल है उसके अंदर आपकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या मेंशन करने वाले हैं, रिड्यूस्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, ठीक है। चलिए इसी में आप साथ में ऐड कर सकते हैं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था तो आपको 2 या 3 पॉइंट्स तो देखो मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, पॉइंट सोइल इरोजन, ठीक है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी देखो पहले ही डिक्रीज हो चुकी है, और जब रूट्स नहीं है तो रूट आपकी क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं सोइल को प्लेस पे, ठीक है। अब वो रूट्स नहीं है तो आपकी जो सोइल है वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ से रन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, ट्रीज, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, रूट्स ऑफ trees keeps the soil in place, ठीक है। देन आप कंटिन्यू करेंगे, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन लूजन सोइल रन ऑफ, ठीक है। बस आप इतना मेंशन करेंगे इस पॉइंट के अंदर। उसका थर्ड आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा इंक्रीज्ड। अब इसी पॉइंट से हम एक और पॉइंट निकालेंगे, ये जो रन ऑफ मैंने वर्ड लिखा है ना यहीं से, इंक्रीज्ड रन ऑफ वाटर, ठीक है। रूट्स आपकी एब्जॉर्प्शन के है नहीं, ठीक है, और सोइल आपकी वहाँ से चली गई है, तो अब क्या होगा, जो वाटर आपका जो रेन वाटर है, ठीक है, वो डायरेक्टली वहाँ से चला जाएगा और वो कहाँ जाएगा, आपका रिवर्स में, और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आपकी क्या होने वाली है, जो रिवर के अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा और दैट्स वाई फिर आपकी फ्लड, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ ट्रीज
आर नहीं, रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर, बट सोइल इरोजन, आगे अगली स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। सोइल इरोजन cause run of water over the upper surface of soil. This water meets the river and increases the water level of river and eventually causes flood. ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में आपसे सिर्फ इतना बताया गया था कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, सो दैट आप डीप डाउन सोच पाएँ और आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो दिस इज़ योर ऑल सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी टेस्ट पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।